हेलो दोस्तों, आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोग को सामाजिक विज्ञान का गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न, एक तरीके से बोल सकते हैं वायरल प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो सीधे 20 फरवरी के आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर आप तो लोग जो है ना अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया है, जाकर डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, चेक कर लीजिएगा। और अभी के इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। प्यारे साथियों, योजना आयोग जो है उस पर एक वो जो है ना क्या करना है, टिप्पणी लिख देना है। ठीक है, क्या बोला हमने, टिप्पणी लिखना है। ठीक है, चलिए तो आइए यहाँ पे देख लीजिए। उत्तर होगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आई योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखी, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में जो है ना बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार 2025 के परीक्षा में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ऐसा ही ये सारा क्वेश्चन मैंने गेस किया है आपके परीक्षा के लिए। 20 फरवरी के दिन ना आप लोग देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। तो आप सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अंत तक वीडियो को देखेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए उत्तर होगा कि किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल बचता है ना, उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी वह देश उतना ही विकसित होगा, बिल्कुल सही है। और भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है। ठीक है, गोवा राज्य जो है वहाँ पे ना भारत की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, चलिए उसके बाद बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ। देखिए चिपको आंदोलन वाला क्वेश्चन ना हमें लगता है कि हर साल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, हर साल आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को जो है ना आप सभी लोगों को पहले से पता भी होगा, नहीं पता है तो एकदम याद कर लीजिए। फाइनल परीक्षा 2025 में ये क्वेश्चन इस बार तो आएगा। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ। तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ चिपको पर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुण को माना जाता है। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर एकदम आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा आप लोगों को, खैर उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखें। तो देख लीजिए, भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम निम्नलिखित हैं जी। पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में जो उपस्थित है, और दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है। तीसरा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है आंद्रादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चेन्नई में है। ठीक है, तो ये भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखने के लिए क्वेश्चन है, ऐसा पूछेगा। तो जो भी पूछे, 2 गो पूछे, 3 गो पूछे, 4 गो, तो ये 4 गो एकदम याद कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे आप लोग को नोट कराया। ठीक है, ये 4 गो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन एकदम पूछता है परीक्षा में। ठीक है, चलिए 5 नंबर यहाँ पे आप सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। ठीक है, उत्तर होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, नरेगा क्या है? प्यारे साथियों, नरेगा जो है वो क्या है? ठीक है, देखिए नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। आई नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। आई इसके लिए न्यूनतम मजदूर निर्धारित की गई है। ठीक है, तो नरेगा क्या है? ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना जी, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, लघु उत्तरीय सब क्वेश्चन है। चलिए, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको सोशल साइंस का चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भेज देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ से देखते हैं हम लोग 7 नंबर को, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? देखिए रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो उत्तर होगा वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। आई रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है। आई चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचाता था। आई इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। ठीक है, चलिए जी अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग जो है ना थोड़ा वीडियो को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों का हेल्प ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप सभी छात्र छात्राएं जितने भी मेरे भाई बहन आप लोग वीडियो देख रहे हैं जी, आप लोग जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, आपदा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में हर साल पूछता है कि आपदा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति हो, तो उसे आपदा कहते हैं। ठीक है, आपदा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो मानव निर्मित आपदा, जो मानव के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा जो भी चीज़ें बनाया गया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित आपदा बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो मनुष्य क्या है जी? मनुष्य क्या है? तो ये क्या है? मानव जनित आपदा है प्राकृतिक आपदा? तो प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि मनुष्य तो खुद प्राकृतिक के देन है ना जी। और मानव निर्मित आपदा ये क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका जैसे टेबल चेयर जो भी है यह आ जाएगा, उसे मनुष्य खुद बनाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कि भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। तीसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान सॉरी तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। और चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये 4 गो आप लोग का राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 2 नंबर में आपका पूछ देता है। ठीक है, चलो जी आप सभी लोग 10 नंबर ये क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विस्तारित करें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और यहाँ पे 7वां। देखिए विस्तारित यानी कि सबका जो है विस्तार कर देना है कि आरबीआई का फुल फॉर्म, एसबीआई का, एटीएम का, एचडीआई, एचडीआर, जीडीपी, जीएनपी, इसका विस्तार करना है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगा जी? तो देखिए यहाँ पे उत्तर आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब लोग जानते हैं। एसबीआई का हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम का हो जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, एचडीआई का होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाता है। और एचडीआर का होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और जीएनपी जो है जीएनपी यहाँ पे जीएनपी का यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जीएनपी और जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीएनपी का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म टोटल याद रखिएगा, इसमें से 2 गो ना तो 3 गो जो भी है
इसमें से देख रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विस्तार करें, ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा आरबीआई एसबीआई, इसमें से तीनों को भी दे देगा, चारों को भी दे देगा, जितना या इतना भी दे सकता है, और इसका कहेगा कि विस्तार कर दीजिए। तो फुल फॉर्म अगर इसका पूरा याद रहेगा ना, तो आप आराम से विस्तार कर दोगे जी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे बिल्कुल ऐसा ही ना गेस्ट क्वेश्चन सारा सब्जेक्ट का आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो जितने बच्चे अभी वीडियो देख रहे हो जी, सब लोग जल्दी से आप लोग जाकर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वैसे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे या एक बार खत्म हो जाने पर हम उसे पुनः उत्पन्न कर ले, तो वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वैसे संसाधन जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और उसे फिर दोबारा नहीं बना सकते हैं या उसे बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगे, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है जी, चलिए जी 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे हिंद सिंह का तात्पर्य क्या है? प्यारे बच्चों, हिंद सिंह का तात्पर्य जो है वो देखेंगे यहाँ पे। हिंद सिंह का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी जो उत्तरी सीमा है वो म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है और इसमें पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। तो हिंद सिंह का तात्पर्य क्या है? ये भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, तात्पर्य देख लीजिएगा। ठीक है, कि उत्तरी में जो है क्या है, दक्षिणी में। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं? देखिए, कृषि जनित उद्योग जो है ना, वो ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन कर आश्रित होता है या उनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, टमाटर से टमाटर की चटनी, सोम और बनाना आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है जी। हाँ, बिहार राज्य के पिछड़ेपन के किन्हीं 4 मुख्य कारणों को लिखिए जी। तो उत्तर लिखना है कि बिहार राज्य के पिछड़ेपन के 4 निम्न कारण हैं। वो कौन कौन कारण है? तो पहला अशिक्षा, दूसरा जनसंख्या, और तीसरा तकनीकी का अभाव, और चौथा पूंजी एवं अधिकारी संरचना का अभाव। ठीक है, ये बिहार के पिछड़ेपन का जो 4 गो ये कारण है, ये निम्न तो कारण है लेकिन 4 कारण लिखना है, तो ये 4 गो कारण देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा है। और अशिक्षा की बात करें तो अशिक्षा पर थोड़ा बहुत मतलब जो है पहले से चेंजिंग है। ठीक है, शिक्षा पर दबाव दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये सोशल साइंस का 15 को मस्ट VBI वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम लोग जो है पार्ट 2 में सोशल साइंस का नेक्स्ट आगे जो 15 भी बताया ना, और भी बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास है। ठीक है, पूरा टाइप किया हुआ पूरा सब्जेक्टिव है जी, काफ़ी मेहनत लग गया। ठीक है, इसे टाइप करने में बनाने में। तो आप सभी लोग इसका PDF भी लेना चाहेंगे तो PDF भी मिल जाएगा जी आप लोगों को। PDF आप लोग जाइए ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे क्लिक करके ग्रुप से जुड़ जाइए, आप सभी लोग PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ग्रुप में हम भेज देते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।